बैक टू ईडी एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट उसमें हमने देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, सिटीज और टाउन और कंट्री साइड में उसको कैसा देखा गया, कैसे गांधी जी के आइडिया को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इंटरप्रेट करके कैसे वायलेंस किया गया, और फाइनली चोरा चोरी इंसिडेंट यानी कि 1922 4 5 को चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, क्योंकि उसमें चोरा चोरी इंसिडेंट में 22 पुलिसमैन और 3 सिविलियन की डेथ हो गई थी। ठीक, तो अब ये तो हो गई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की कहानी। देन अब आगे हम लोग चलने वाले हैं टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मैंने आपको बताया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें देखो इस चैप्टर में सत्याग्रह 3 आपको पढ़ने जो गांधी जी ने किए, खिलाफत इशू मैंने आपको बताया, रोलेक्ट एक्ट बताया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंपॉर्टेंट है इसमें, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। टॉपिक ज्यादा है, नो डाउट चैप्टर लेंदी है, लेकिन चैप्टर इजी बहुत है एज कंपेयर टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जब आप द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ते हो तो वो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन नेशनलिज्म इन इंडिया जो है वो बहुत इजी है। तो कैसे हम लोग बड़े सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ओर, चलो देखते हैं। इन February 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब गांधी जी ने डिसाइड कर लिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे रन नहीं करना है, इसको विड्रॉ करना है, देन द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज नीड प्रॉपर्ली ट्रेन फॉर मास स्ट्रगल। ठीक है, तो जब जगह जगह पर क्या हुआ, अपना वायलेंट में टर्न हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो फाइनली गांधी जी ने इसको बंद कर दिया। और सत्याग्रही जो थे उनको जरूरत थी एक प्रॉपर ट्रेनिंग देने की। सीआर दास का फुल फॉर्म है चितरंजन दास, एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। अब कांग्रेस में भी मतभेद हो रहे थे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, क्योंकि सबकी जो आपका देखें हम थिंकिंग मैच नहीं हो रही थी। कुछ लोग बोलते थे कि पॉलिटिक्स में हमको काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कुछ खिलाफ थे, कुछ मुस्लिम्स के सपोर्ट में थे, तो कोई मुस्लिम के खिलाफ थे, कुछ दलित के सपोर्ट में थे, तो कुछ दलित के खिलाफ थे। तो कुछ ना कुछ किसी भी बातों पे मतभेद कांग्रेस में भी चल रहा था। तब जाके सीआर दास यानी कि चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है वो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, इन दोनों ने मिलकर फॉर्मेशन किया, एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर रिटर्निंग टू काउंसिल पॉलिटिक्स। कांग्रेस के बाद यंगर लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फुल इंडिपेंडेंस। और जैसे सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने स्लोगन दिया था, नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग रेडिकल मास एजिटेशन चाहते थे। रेडिकल यहाँ पर इसलिए यूज किया गया है कि ये नॉन वायलेंस की फिलोसफी पे काम नहीं करते थे। उनका था कि हाँ रेडिकल कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया था कि उनको आजादी चाहिए, कोई अपनी बात मनवानी है या कोई चीज की डिमांड अगर पूरी करनी है, उनको कुछ हक लेना है अपना, तो वो लड़ झगड़ के भी लेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे ये यंग लीडर हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। फैक्टर दैट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920। अब 1920 में ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जो इंडियन पॉलिटिक्स को क्या दे रहे थे, शेप दे रहे थे। द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, सबसे पहले तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब है कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर गई और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा क्राइसिस हुए। कैसे, एग्रीकल्चर प्राइसेस कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो कोलैप्स होने लग गए 1930 के बाद। डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइंड। ठीक है, जो एक्सपोर्ट यहाँ से किया जाता था वो बहुत डिक्लाइन होने लग गया। एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड जो थी वो कम होने लग गई। पीजेंट्स फाउंड डिफिकल्ट सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। जो पीजेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, उनके लिए बहुत हार्ड हो गया था हार्वेस्ट को सेल करना और पे अपना रेवेन्यू को पे करना। बाय 1930 तक कंट्री साइड वाज इन टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है पूरी कंट्री में 1930 की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकली डिप्रेशन की वजह से उथल पुथल मच जाना। तो ये कंट्री की हालत थी 1930 में। साइमन कमीशन, अब एक साइमन कमीशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द इंडियन मेंबर, जब कंट्री में ऐसे हालात थे तब साइमन कमीशन क्या था देखते हैं। द इंडियन मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सपोज सम ड्रॉबैक इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। ब्रिटिशर्स देख रहे थे कि बहुत सारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सत्याग्रह हो गए, छोटे मोटे मूवमेंट भी चल रहे थे, सब अपने उस पर कोशिश कर रहे थे। तब इन्होंने सोचा कि ठीक है चलो कुछ इंडिया को लॉलीपॉप पकड़ाई जाए, देखते हैं कुछ करते हैं इनके लिए। तो इन्होंने बोला कि ठीक है हम इंडिया की सोसाइटी में रिफॉर्म्स लेके आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे, सारी चीजें इन्होंने कहा। तो द इंडियन मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव एक्सपोज सम ड्रॉबैक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना था, ठीक है, तो इसमें कहा गया कि इसमें बहुत सारी चीजों की क्या है, मिस्टेक है, ठीक है, करेक्शन करना। एज अ रिजल्ट ऑफ इट साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1927।
तो जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था 1919 में, तो इसमें दिक्कतें दिखाई गई और कहा गया कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो हम इसके तहत क्या बनाया गया, साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया। ठीक है, साइमन कमीशन बनाया गया 1927 में। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द टॉरी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन टू लुक इनटू द डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट एंड सजेस्ट चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो जितने भी नेशनलिस्ट थे तो वो क्या कर रहे थे, आपको पता है कि डिमांड कर रहे थे, स्वराज की डिमांड कर रहे थे, पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रहे थे, ये सारी चीजें चल रही थी। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की, उन्होंने क्या कहा कि जो नेशनलिस्ट चाहते हैं तो उसमें हम कुछ कुछ चेंजेस लेके आएंगे सरकार में, कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में भी चेंज करेंगे। ये किसने कहा आपका, ये कहा ब्रिटेन ने, और ब्रिटेन ने इसी के लिए किसको बना के भेजा, साइमन कमीशन को बना के इंडिया भेजा। ठीक है, अब इंडिया अपोज्ड साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन देखो जो बन के आया था वो आपका ब्रिटेन से ही बन के आया था, लेकिन इंडिया ने इसका अपोज कर दिया। इन्होंने तो कहा था साइमन कमीशन ने कि साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म्स लेके आएगा, चेंज करके आएगा। फिर क्यों अपोज किया इंडियंस ने, देखते हैं। दिस कमीशन कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर। इस कमीशन में 7 मेंबर थे। ठीक है, इंडियन बायकॉटेड इट एज देयर वर नो इंडियन मेंबर। इंडियंस ने इसको इसलिए बायकॉट किया क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। ये सातों के सातों मेंबर क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। द कमीशन अराइव्ड इन इंडिया 1927 में अपॉइंट किया गया था। इसके जो हेड थे वो थे सर जॉन साइमन। कौन थे इसके हेड, सर जॉन साइमन। आप लोग नोट कर लो इसको, सर जॉन साइमन जो थे इसके हेड थे, जिन्होंने इसको लीड किया था। और ये 1927 में बना था, लेकिन 1928 में इसको भारत भेजा गया। ऑल पार्टीज पार्टिसिपेटेड इन द डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, द कांग्रेस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस कमीशन। सब लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन किया इसके अगेंस्ट में। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि भाई अगर आप इंडियन मेंबर्स मतलब इंडिया में आप चेंज करना चाहते हो, नेशनलिस्ट की बात सुनना चाहते हो, रिफॉर्म्स लाने चाहते हो, तो आप एक इंडियन मेंबर को तो लो। अगर आप इंडिया के जिस कंट्री के जो लोग नेटिव्स है तो उनको तो लिया ही नहीं गया, और सातों के सातों ब्रिटिशर्स वहां से साइमन कमीशन लेके आ गए, इसलिए यहाँ पर अपोज किया गया। इसका बहुत ही बड़े लेवल पे अपोज किया गया। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। मैंने फिर से बताया था आपको कि कांग्रेस के सेशन होते थे, मीटिंग्स होती थी। फिर आपका दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो लाहौर सेशन था कांग्रेस का, फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। ठीक, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब ये ब्रिटिशर्स हमारे साथ खेल खेल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, तो डिमांड करेंगे अब किसकी, पूर्ण स्वराज की। अब पूरी तरीके से स्वराज चाहिए, यानी कि पहले कुछ लोग चाहते थे कि ठीक है ब्रिटिशर्स रहे, वो कंट्री को चलाए, लेकिन अच्छे तरीके से चलाए। तो बातचीत करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार होते थे, लेकिन जब फाइनली ये लगने लग गया कि नहीं, ब्रिटिशर्स तो सिर्फ लूटने ही आए हैं, तब डिमांड की गई कि अब पूरी तरीके से हमारा स्वराज होना चाहिए, सेल्फ रूल होना चाहिए। इट वॉज डिक्लेयर्ड डेट ऑन 26 जनवरी 1930। ध्यान रखना, 1930 26 जनवरी 1930 को ये डिसाइड किया गया था। कंट्री would celebrated as Independence Day and struggle for complete freedom। ठीक है, स्ट्रगल की कंप्लीट फ्रीडम मतलब पूरी तरीके से फ्रीडम हम लोग चाहेंगे। ठीक है, तो एक डेट डिसाइड करी थी कि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू और लीडर्स ने कि इस दिन हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, बट इट इज फॉर द लिटिल इफेक्ट, हैंस गांधी जी डिसाइडेड टू स्टार्ट मोर कंक्रीट वे ऑफ मूवमेंट। लेकिन जो ये 26 जनवरी 1923 को कहा गया था कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करे थे, तो इसको बहुत ही लिटिल अटेंशन मिला, जितना अटेंशन इसको मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। फिर फाइनली गांधी जी ने डिसाइड किया कि चलो अब एक और मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। अब गांधी जी सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन। गांधी जी ने खत लिखा किसको, वाइसरॉय। आपको पता है वाइसरॉय गवर्नर जनरल की पोस्ट होती थी जिनको बना के भेजा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी ने लेटर लिखा किसको, वाइसरॉय इरविन थे उस टाइम पे। 21 जनवरी 1930, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप लोग नोट कर लेना। गांधी जी सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन, 11 डिमांड्स। गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन के सामने 11 डिमांड को रखा। ठीक, द आइडिया ऑफ दीज वाइड रेंजिंग डिमांड्स वाज टू ब्रिंग ऑल क्लासेस फॉर एन यूनाइटेड कैंपन। ठीक है, तो यहाँ पर वाइड रेंजिंग डिमांड्स रखी गई, जिसमें ऑल क्लासेस एंड यूनाइटेड कैंपन, मतलब कि सब क्लासेस है कि आप समाज के जो सोसाइटी के अलग अलग वर्ग थे, जैसे पीजेंट्स को जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम इस डिमांड्स में थी, सोशल जो वर्कर्स हैं उनको जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, तलुकदार से, लैंडलॉर्ड से, मील वर्कर हैं या प्लांटेशन सिस्टम है, तो ऐसे करके 11 डिमांड सारे समाज के लोगों को, सोशल ग्रुप्स को अलग अलग रख के ध्यान में इसमें दी गई। ही मोस्ट डेयरिंग ऑफ ऑल द डिमांड ऑफ अबॉलिश टैक्स, और सबसे
मेन जो इसमें डिमांड रखी गई थी वो अबॉलिश सॉल्ट टैक्स, नमक पे भी इन्होंने कर लगा दिया था, सॉल्ट टैक्स लगा दिया था। गांधी जी चूज सॉल्ट एज मीडियम दैट कुड यूनाइट द नेशन एज इट इज कंज्यूम्ड बाय ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों चूज किया जब हम दांडी मार्च या सॉल्ट मार्च पढ़ते हैं तो। इसलिए क्योंकि देखो नमक ऐसी चीज है कि हर सोसाइटी का, हर समाज का मतलब जो भी इंसान होता है वो उसको क्या करता है, कंज्यूम करता है, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, कोई ऐसा नहीं कि जो नमक नहीं खाता हो। तो गांधी जी ने सोचा कि हम एक ऐसी कॉमन चीज अगर यूज करेंगे तो क्या होगा कि सब लोग यूनाइटेड फील करेंगे, इसीलिए इसको रखा गया। द लेटर वॉइस एन अल्टीमेटम इफ नॉट डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च 1930। 31 जनवरी को लिखा था, अप्रोक्स 1.5-2 महीने का हो लिया, 1930 तक पूरी नहीं हुई 11 मार्च को, तब कांग्रेस लॉन्च करेगी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। 2 ही मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब गिवन है इस चैप्टर में, और है एक आपका सिविल डिस मूवमेंट। तो गांधी जी ने लेटर लिखा था जनवरी 31 को और 11 मार्च तक उन्होंने जवाब मांगा था। अगर लॉर्ड इरविन इसका जवाब नहीं देते हैं तो फुल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या होगा, लॉन्च होगा। इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट, नहीं इरविन ने कोई नेगोशिएशन नहीं किया, इस पे कोई बातचीत उसने नहीं करी। ठीक है, तो अब क्या हुआ आगे, जब इरविन ने बात नहीं करी तो कुछ ना कुछ तो गांधी जी करने वाले थे। तो क्या करने वाले थे, इसके लिए आपको ईडी को सब्सक्राइब अगर आपने करा है तो इसके नेक्स्ट वीडियो तक का आपको वेट करना पड़ेगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसे ही हमारे वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।